The today's topic or lecture on Hahnemann view on practical case taking. हमारे फाउंडर के व्यू क्या थे केस टेकिंग के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए. इन द प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी you must know what is the view of our founder about the homeopathy, about the case taking. तो आज हम थोड़ा सा एक हिस्ट्री देखेंगे कि हनेमन का क्या कहना है, किस तरह से केस्टिंग लेना चाहिए और किस उसको डिवाइड कैसे किया है. तो ध्यान में रखो. आज हम देखेंगे इनका, हम हमारे जो गुरु है उनको प्रणाम करके हम ये एक चीज शुरू करेंगे. तो हनेमन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया केस्टिंग. द जनरल डायरेक्शन ऑफ द केस्टिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. और उनकी किताब में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन किताब के अंदर उन्होंने क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया है. क्या एक्सप्लेन किया है? ए पेशेंट कमिंग डायरेक्टली, एफोरिज्म नंबर 83 to 90. पेशेंट कम डायरेक्टली, एफोरिज्म नंबर 83 to 90. दूसरा है पेशेंट कमिंग फ्रॉम अदर फिजिशियन, एफोरिज्म 91 to 93. देखिए कि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के अंदर. आपने प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट डायरेक्टली आता है, मतलब किसी भी फिजिशियन ना जाते हुए डायरेक्ट अपने पास आए, बुखार आई उठ के डायरेक्ट अपने पास आ गया. दूसरा है केस पेशेंट 3-4 फिजिशियन घूम के आ रहे हैं. आपको प्रैक्टिकली चीज बता दो, इन एवरी होम्योपैथ फिजिशियन व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग द प्रैक्टिस. जो ए वाला है ना, कभी होता नहीं, सब बी वाले आते हैं. बी वाले मतलब पेशेंट को बुखार आई, पहले वो जनरल फिजिशियन के पास जाता है, जनरल प्रैक्टिस के पास जाता है, फिर एलोपैथिक सिस्टम, उसके बाद काढ़ा और पी के अपने पास. तो हनेमन ने उसी 250 साल पहले समझ में लिया था कि ऐसा होता. तो ऐसा एक एफोरिज्म में लिख दिया क्या होगा, क्या करना है हमें, ये भी बता दिया. तो ध्यान में रखो, आपके पास पहले पेशेंट आता है हमारे एक ब्लॉक के अंदर, हम देखते पेशेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हमें एफोरिज्म 90 पढ़ना है कि 91 पढ़ना है, तो हमें पता चल जाएगा. तो आपको हमारे प्रैक्टिस के अंदर समझो रोज के हमने 20-30 पेशेंट देख लिए, तो उसके अंदर से 25 के ऊपर पेशेंट सब ऐसे मिलेंगे जो अदर फिजिशियंस है. अदर फिजिशियंस मतलब बिग परसेंटेज ऑफ द डेली प्रैक्टिस कमिंग फ्रॉम द अदर फिजिशियन. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अदर फिजिशियन से आते हैं तो क्या करना है हमें, कैसी तरीके से टेस्टिंग लेने का, क्या उसके अंदर पॉइंट ऐड करना है. और डायरेक्टली आता है तो क्या करना है. तो हैनेमन ने उसको इसीलिए तो एफोरिज्म ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इट इज अपने को क्या पढ़ाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाता है. तो ध्यान में रखो, एवरी स्टूडेंट ऑफ द होम्योपैथी मस्ट नो अबाउट द हैनेमन वे, हाउ टू टेक द टेस्टिंग, हाउ टू टेक एंड हाउ टू प्रैक्टिकल टेस्टिंग. तो हमने आज देखे हम दो चीज, एफोरिज्म 83 to 90 is a patient coming from directly and patient coming from indirectly और other physician that is a 91 to 93. ये आपको ध्यान में रखना है एफोरिज्म नंबर, क्योंकि आप घर पे जाओगे किताब खोल के देखना है कि इसके अंदर क्या लिखा है. अभी हम देखेंगे, हम एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. हाँ, पहला देखेंगे हम पेशेंट कमिंग डायरेक्टली 83 to 90. क्या क्या बताया डॉक्टर हनेमन ने. पहला पॉइंट बताया नो इंटरप्रिटेशन. तो हमने इंटरप्रेट, डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, डू नॉट इंटरप्रिटेशन द पेशेंट. अंदर ही कुछ मत बोलो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा मत पूछो. क्या कहाँ पे है, बुखार आ रही है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं पूछते. सिर्फ ओनली क्या हो रहा है. लीडिंग क्वेश्चन बाद में पूछना है आपको, जो हमने देखा है, बट डू नॉट आस्किंग द इंटरप्रेट, डू नॉट आस्किंग द लीडिंग क्वेश्चन, डू नॉट आपकी व्यू मत डालो. पेशेंट बोलते चले जाए, उसको बोलने दो. सेकेंड, स्पीक स्लोली. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्ट ऑफ द स्केचिंग द साइंस एंड आर्ट. आप बात कैसा कर रहे हो, देखो बहुत स्लोली. कहा त्रास होता है आपको, आपको क्या तकलीफ हो रही है बताइए मुझे. एकदम सॉफ्टनेस आना चाहिए, बहुत स्लोली. पेशेंट को बहुत इजीली वो कैप्स कर सके उसका, आपके टोन, आपका वर्ड्स, आपका क्या बोल बताना है. नहीं तो आप पूछ रहे हो एक बता रहा है, ऐसा नहीं. स्पीक स्लोली. जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं पूछना पड़ेगा. टीचिंग है, टीचिंग अलग है, टीचिंग अलग है. उसके अंदर बहुत स्लोली. क्या त्रास हो, क्या तकलीफ हो रही है आपको, एनी प्रॉब्लम्स अबाउट योर कंप्लेंट, या कुछ. नो लीडिंग क्वेश्चन. लीडिंग क्वेश्चन करते ही नहीं पूछना. क्या होता है लीडिंग क्वेश्चन में, हम हमारा दिमाग डाल देते हैं. हाँ, आपको डर लग रहा है. जो न्यू स्टूडेंट रहते हैं होम्योपैथी के अंदर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं. क्या आता है, तुम्हें भीती वाटते पाण्याची पाण्याची,
सब छोड़ के पानी क्यों पूछ रहे हो उसको? अभी एक स्टूडेंट को मैंने एक किस्टिंग देखा है लेते हुए बिफोर द 2 to 3 years। आपको भूख लगती है? हाँ भूख लगती है। क्या पसंद है आपको? कुछ भी नहीं। पेशेंट मतलब कुछ भी नहीं, छोड़ दो, आगे का क्वेश्चन। बट कुछ तो भी पसंद होगा। बोला, कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो भी होगा पसंद। देखो हम लीडिंग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। गरम, खट्टा, आंबट, तिखट। हो मला आंबट पसंद, ये कुछ इसको कुछ वैल्यू नहीं है। डू नॉट आस्किंग द लीडिंग क्वेश्चन। आपके दिमाग में का पेशेंट में मत डालो। आपके पेट में दर्द देता है, पूरा पेट छोड़ के पूरा पेट का ही पूछ रहे हो। पेशेंट ने बताया तो अलग बात है, मतलब आप यू आर नॉट आस्किंग द लीडिंग। आपके पेट, हाँ पेशेंट हाँ ही बोले, हाँ सर थोड़ा दर्द देता है। डू नॉट आस्किंग द लीडिंग क्वेश्चन। सिम्टम मस्ट बी द कंप्लीट। ये देखो लास्ट का सिम्टम मस्ट बी द व्हाट इज द कंप्लीट? लोकेशन, सेंशन, मोडेड एंड कॉन्कोमिटेंट। अब इसके अंदर पोजीशन भी आ गया, वो सब है, पढ़ लो उसके अंदर। मगर उसको बोलते हैं LSMC। शॉर्टकट में इसको बोला जाता है LSMC। LSMC मतलब लोकेशन, सेंशन, मोडेड एंड कॉन्कोमिटेंट। अब देखेंगे बी, पेशेंट कमिंग फ्रॉम अदर फिजिशियन 91 to 93। अब इसको डिवाइड किया आने मैंने 3 पार्ट के अंदर। इन द क्रॉनिक केस के अंदर दैट इज 91, इन द एक्यूट केस के अंदर 92, इन द डिसीज ऑफ द सम ऑब्वियस के कॉज दैट 93। तीनों को भी डिस्कस करेंगे। पहला, in the chronic case aphorism 91, the physician may give him some day quite without medicine, or in the meantime administer something of the unmedicinal nature placebo and recreation। समझने के लिए हार्ड है, मुझे भी समझने को बहुत हार्ड लगा, बहुत टाइम लगा इसको। बस मेरे टीचर ने बताया जब मुझे समझ में आ गया कि क्या होता है। इसके बारे में बताने की बहुत चीज़ है। देखिए क्रॉनिक केस के अंदर जब पेशेंट आता है अदर फिजिशियन से, तो ध्यान में रखो वो बहुत ज़्यादा गोली खा के आता है। एग्जाम्पल तौर पर डायबिटीज का पेशेंट, अपने पास डायबिटीज का पेशेंट कब आता है? आफ्टर द 2 to 3 years। वो जब एलोपैथिक गोली लेके थकता है तब अपने पास आता है। व्हाट हैपन? इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। 3 से 4, 2-3 साल तो एलोपैथिक दवा लिया, उसके भी उसके साइड इफेक्ट जैसे थोड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीजेस, उसके शरीर में उसके भी प्रूव होंगे, उसके भी इफेक्ट गिरेंगे। अब उसकी दवाई के सिम्टम्स प्लस पेशेंट के सिम्टम्स दोनों मिल गए, अब क्या करना? हने मैंने बहुत क्लियरली बताया, वेट एंड वॉच, गिव द प्लेसिबो एंड रिक्वेस्टिंग। उसको ओरिजिनल सिम्टम्स आने दो। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं बताता हूँ। मेरे टीचर ने बताए थे सेम एफोरिज्म को किस तरह से हमने लिया था। बिफोर द 11 to 12 years यही एफोरिज्म मुझे पढ़ाया गया था मेरे टीचर से बाय द प्रैक्टिकल। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज मोलेटस एंड द डायबिटीज इज द 400 एंड ही इज द डायबिटोलॉजिस्ट इन द होम्योपैथी कहा जाता था उनको, बहुत उनका नॉलेज बहुत था। क्या क्या हुआ था कि उनको डायबिटीज थी और दवा पूरी केसिंग मैंने ही ली थी। केसिंग लेने के बाद सिम्टम्स ले लिया, रेपेटाइज किया, एक्स नाम की मेडिसिन आ गई, बट माय टीचर गिव द ओनली सैकला, ओनली सैकला and stop the allopathic medicine. Now what happened? After the 15 days, patient suffering complained with the numbness, hungry, and peculiar symptoms बताने लगा। जब मैं टेस्टिंग लिया था उसने कॉमन सिम्टम्स बताया, बट हमने उसको 8 दिन तक ऐसे लिए, 15 दिन के बाद बुलाया तो उसके अंदर अनटिपिकल सिम्टम मिलना चालू हो गया। तो उसके डबल टेस्टिंग ली, फिर हमने उसको दवा दी, जो बाद में दवा बदल गई उसकी, और पेशेंट 1 मंथ के बाद उसकी डायबिटीज कम कम आने लगी। मतलब इसका मतलब है कि हमें इसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर बार क्रॉनिक डिसीज के अंदर पहली बार ही आपको दवा नहीं मिलेगी, कभी आपको अभी पैसिबो इट इज वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट गॉड गिफ्ट पूरे दुनिया के अंदर एक ही पैथी उसके अंदर प्लेसिबो यूज किया जाता है। मुझे एक एक एलोपैथी डॉक्टर ने, एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर ने, मेरा फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि होम्योपैथी में प्लेसिबो है और उसका क्या फायदा है। मैंने 2 चीज आप उनको बताई। एक बहुत बहुत आसान आंसर है। एक पहला आंसर मैंने उनको बताया
सर आप थोड़ी चीज के लिए मुझे बताइए, आप बीमार हो और आपको यू सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, थोड़ी देर के लिए बताओ सर, आप सोचिए कि आप बिना दवाई से ठीक हो रहे हो और एक बंदा दवाई से ठीक हो रहा है, तो आप आपके पर्सनली ओपिनियन दीजिए, कौन सा बंदा आपके हिसाब से कौन अच्छा है? तो बोला बिना दवाई वाला। क्यों? वो खुद का खुद ठीक हो गया। सर यही तो है वो पे प्लेसिबो इफेक्ट इज अ वेरी, सोचिए कि बिना दवाई से कोई ठीक कर रहा है, मैं बिना दवाई से ठीक कर रहा हूँ पेशेंट को, इससे तो बड़ा कोई चीज ही नहीं है मेरे लाइफ में। दवा देके तो कोई भी ठीक कर सकता है, बिना दवाई के ठीक हो रहा है, दैट इज वेरी, क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम बढ़ गई उसकी। उसे मजा, हाँ सही है, बुखार ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, बहुत बड़ी बात है। हाइपरटेंशन ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है आपका विद द हेल्प ऑफ प्लेसिबो, इससे तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। विदाउट दवाई से ठीक हो रहा है पेशेंट, तब जाके इसलिए आपको बताना पड़ेगा। ये आपको ये प्लेसिबो इफेक्ट, आप नेट के ऊपर जाके देखो अपने पास आईएम में या जो एलोपैथी वो उनका सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको सिस्टम पता नहीं है। हमारा काम है उनको बताना। कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर को अपनी सिस्टम पता नहीं है। एक बूंद और पूरा स्पेसिफिक महासागर है, मतलब एक बूंद डालो पूरा उसका एक पार्ट लो, 90 पार्ट वाल को लोग ऐसे करते हैं, 200 दवाएं, उनको दिमाग में उनको क्या पता है क्या है सिस्टम, उनको बताना पड़ेगा आपको क्या है क्रॉनिक डिसीज मतलब क्या, प्लेसिबो मतलब क्या है। कोई पेशेंट बिना दवाई से ठीक हो रहा है, इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है मेरे, आपको भी समझ में आएगा। आपको सोचिए कि एग्जाम्पल के ऊपर यहाँ पे वार्ड्स आ गए और बिना दवाई का ठीक हो गया, तो बोला अरे वेरी आई एम वेरी हैप्पी, मेरा मैं खुद का खुद ठीक हो रहा हूँ। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे प्लेसिबो नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है। प्लेसिबो इट इज द गॉड गिफ्टेड। मैंने बहुत बार देखा है पेशेंट के अंदर कि प्रैक्टिस के अंदर प्लेसिबो हमारा दोस्त है। पेशेंट प्लेसिबो इट इज द फ्रेंड। देखिए कि मैंने इंडिस्ट्रीब्यूशन बोलता है ना, इंडिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी मेडिसिन है प्लेसिबो। क्या रहता है कि आप 3 4 दिन नहीं सोए हो और आपको वीकनेस हो गए, ऐसे दे दो सो जाओ, पेशेंट को क्या मैं दवा भी खा रहा हूँ आराम भी कर रहा हूँ ठीक हो। दिस द पावर ऑफ द प्लेसिबो। हर एक दवाखाने में प्लेसिबो, जो फिजिशियन कम दवाई, कहा जाता है डॉक्टर हिपोक्रेट्स में भी कहा है, जो फिजिशियन कम से कम दवाई देता है दैट इज द बेस्ट डॉक्टर। हम लोग सिंगल एड सम रिपीटेड डोजेस बस ऐसे आपको देना है सब कुछ। तो ये होम्योपैथी का सबसे बड़ा बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी दवा हमारी होम्योपैथी में है। जिसको समझ में आ गई वो बहुत आगे गया, जिसको समझ में नहीं आए नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि जब तक अपन प्रैक्टिस कौन सी करते हैं, एलोपैथिक करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या है जॉब करते हैं, तो उनके दिमाग सोचिए कि एक एक छोटा बच्चा है, दो दोस्त थे, भाई थे, बचपन में बिछड़ गए, एक एलोपैथिक के पास गया, एक होम्योपैथी के पास है। 20 साल के बाद क्या हो जाएगा, जो होम्योपैथी के पास होम्योपैथी प्रैक्टिस करेगा, तो एलोपैथी के पास गलती उसकी नहीं थी, उन्हें ऑब्जर्व किसको किया उन्होंने, एलोपैथी को ऑब्जर्व करते जाओगे आप, उनकी जैसे ही प्रैक्टिस बनना चालू करोगे। जो होम्योपैथी को देखते होते हैं वो होम्योपैथी जैसे प्रैक्टिस, ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। यह है क्रॉनिक केस। उसके बाद इन द एक्यूट केसेस, तो को जॉइंट मेलेडी। अब इसके अंदर एक्यूट के अंदर हमें क्या है, को जॉइंट मतलब कि जो मेडिसिन पेशेंट दूसरे की दवाई की लेके उसकी भी सिम्टम्स लेना है और ओरिजिनल डिसीज के भी सिम्टम्स लेने का, दोनों को भी ऐड करने का, जो टोटली मिल रही है। देखोगे नॉट प्रिस्क्राइब ऑन द सिंगल सिम्टम, नॉट प्रिस्क्राइब ऑन ओनली मेंटल सिम्टम, नॉट प्रिस्क्राइब ऑन द, बार बार बता रहा हूँ, यू आर प्रिस्क्राइब ऑन द टोटल सिम्टम। समझ में आपको, टोटलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होम्योपैथी। तो आपको सब सिम्टम्स टोटलिटी के ऊपर ये देना है इन द, या एक्यूट के अंदर, एक्यूट के अंदर जो हमें सबसे ज्यादा पेशेंट, देखिए एक्यूट एक खुद का खुद ही ठीक होना है, जो अपने को टाइम है उसको पेशेंट को जितना हम कम कर पाए और पेशेंट को जितनी तकलीफ कम दे पाए उतना, जैसे बुखार आ गया आपको, सर्दी हो गई, तो उसको 7 8 दिन लगने ही वाले हैं ठीक होने को, आप कोई भी दवा दो तो 7 8 दिन तक उसको पेशेंट को जितनी तकलीफ ना हो वो हम ऐसी दवा दे सकते, और होनी भी चाहिए। एक्यूट डिसीज इट इज द, समझ में आपको, ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड है, in the disease term abuse cause in the both acute and chronic, any cause of the disgraceful tactics, excess in wine, infected food, worry, grief, family breastfeeding, discord, separation, ऐसे कुछ कॉज रहते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा दारू पिया है, पी लिया, इन्फेक्टेड फूड खा लिया, उस टाइम में आपको पेशेंट का कॉज
रिमूव द कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी किसी ने पॉइजन पी लिया, तो अब यहाँ पे दवा क्या काम करने वाली है? आपको तो पॉइजन निकालना पड़ा उधर स्टमक हुआ। अब यहाँ पे एलोपैथी और होम्योपैथी की सिस्टम नहीं है। एग्जाम्पल दो, मैं बार बार एक पेशेंट को एग्जाम्पल, ये मेरा ये थम है, कोई कारण की वजह से टूट के यहाँ पे गिर गया, टूट गया, इंजोर्ड हो गया, और ड्यू टू द सम इंजुरी, अब मुझे बताओ एंटीबायोटिक कुछ काम करेगा यहाँ पे? आपको ये उधारना पड़ेगा, उसको स्टिचेस मारने पड़ेगा। एक सर्जरी का काम है, ये कोई स्पैथी का काम नहीं है। कोई एंटीबायोटिक है कि ऑटोमेटिक लेके आएंगे यहाँ पे चिपका देंगे ऑटोमेटिक हो गया, ऐसी कोई गोली है कोई पैथी में? नो। इसको सर्जरी इट इज अ डिपार्टमेंट, उन्हें हाईजेक बैठा है तो बस इतना ही है। इट इज डिफरेंट सिस्टम। सर्जिकल पार्ट ये है, अभी मेरे गर्दन को एक्सीडेंट हो गया, गर्दन को मारे, यहाँ होम्योपैथी काम क्या करेगी? कोई एंटीबायोटिक, वहां पे आपको सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जिकल डिसऑर्डर अलग है और एक्सीडेंट सर्जरी अलग है। सोचिए कि मेरे पेट के अंदर बहुत बड़ा ट्यूमर आ गया, अब इतना बड़ा ट्यूमर डिजोल्व कैसा हो सकता है, क्यूर कैसा हो सकता है? उसको हमें रिमूव करना ही पड़ेगा इन द लास्ट स्टेज। आपको फ्रैक्चर हो गया यहाँ पे, कोई भी दवा है क्या दुनिया में? फ्रैक्चर मतलब कि पूरा मल्टीपल फ्रैक्चर है, उसको हमें रिपेयर करना ही पड़ेगा। इट इज 15, तो आपको कॉज भी देखने का। नहीं तो सर ये ना, सांप सांप काट लिया, तो सांप कलर रूम पे देखा, एलोपैथी मध्ये आहे का? आयुर्वेदिक मध्ये आहे का? युनानी मध्ये आहे का? नाहीये। अँटीवेनम नावाची एक सिस्टीम मध्ये वेगळी आहे। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे, सर सांप चलो तो क्या करना, डोको फुटलं तो क्या करना, आपको फोट फुटलं तो क्या करना? इट इज डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। सभी एक डॉक्टर करते बैठेगा तो कैसे चलेगा? इट इज डिपार्टमेंट है ना। अब एमडी मेडिसिन वाला कभी हेड इंजुरी का पेशेंट थोड़ी देखने वाला, उसको एक डिपार्टमेंट दिया है, हर एक व्यक्ति का एक ये रहता है। तो ध्यान में रखो, ये चीज आपको ध्यान दीजिए। सब ऑब्वियस कॉज वो भी हमें, ये तो सर ये फूड पॉइजन मिला औषध दे दो, नहीं चलेगा आपको, वहाँ पे आपको स्टमक वॉश करना ही पड़ेगा। सांप काट लिया, एंटीवेनम देना ही पड़ेगा। एंटीवेनम को सिस्टम है क्या? नो। तो आपको ये ध्यान में, ये प्रॅक्टिस आपको क्लिअरली करनी पडेल। आपको पूरे व्ह्यू क्लिअर होणार, तर काहीतरी कोणी तर काय सांगते नाही होमोपॅथीमध्ये साप चालवलं तर बरं होतं, साप चालवलं तर सिस्टीमचं काम नाही, तिथं आपल्या अँटीवेनम त्या विषाला अँटीडोट देणं भागच आहे। अँटीवेनम हे एका सापाच्या विषापासूनच बनवलेलं अँटीडोट असतो। समझ में आपको? तो बी केयरफुल अबाउट दिस क्लियरिफिकेशन। नाहीतर आपण इथं यहाँ पे कान टूट के भी गिर गया तो मैं यहाँ पे उसको एक हाइपरिकम दूंगा, ऑटोमेटिक कार्ड जुड़ जाएगा? नहीं, उसको आपको स्टिचेस देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको मेडिकेशन, हाँ मेडिकेशन का भाग अलग है। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, हाइपरिकम दे सकते हो, जो आपके आर्नी का वो दे सकते हो, बट पार्ट ऑफ द सर्जरी करना यह है। दिस इज सम ऑब्वियस कॉज। तो मैं ये क्लियरिफाइड करूँ इन ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस। नहीं तो कहीं पण सब कुछ चीज हम कर पाएंगे ऐसा नहीं रहता। मेडिसिन का भाग अलग रहता है, सर्जरी का भाग अलग रहता है, एक्यूट केसेस अलग रहते हैं, क्रॉनिक केसेस अलग रहते हैं। देयर आर ऑल दिस थिंग्स। प्रैक्टिस के दौरान हमें क्लियरिफाइड करना है कि पेशेंट कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली आया तो एक्यूट है, क्रॉनिक है, या कुछ कॉज से आया है, क्लियरिफाइड करो। सोचिए एग्जाम्पल के ऊपर आपके कान के अंदर एक छोटे बच्चे ने कलम डाल दिया, कलम डालते अभी हमारे पास आते कलम डाल दिया और कान का दर्द हो रहा है, आप केस लेते बैठे हो, कान दुखते है, कानातून पानी निघते है, हाँ सर कान खूप दुखते है, यहाँ पे कॉज देखिए, व्हाट इज द कॉज? कान में कलम गई, आप इसको कलम निकालो, दर्द कम, वहां पे प्रिस्क्राइब नहीं करना हमें दवाई क्या, यू रिमूव द योर कॉज। नहीं तो कान दर्द के लिए भी दवा देते बैठे हो, क्योंकि हमें पता है कि टोटली और सिम्टम निकाल नो। तो आपको अब कान का निकालने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपके पास है नहीं, अब यू रेफर टू ईएनटी। जैसे को जो नहीं सर आता, आपके पास रहता है, आपको इसका स्किल है तो निकालिए, आपको स्किल है तो निकालिए। बट एक बात बता दो, जो अपने को चीज नहीं आती है, जो अपन उसके अंदर परफेक्ट नहीं है, वो चीज अपन कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको अपने सीनियर के पास, देखो जो स्किल्ड पर्सन उसके पास रेफर करना चाहिए। एक तो पेशेंट का भी टाइम बचेगा, आप भी सही मार्ग पे चलो जाएगा, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा इन केस ऑफ द एनी इमरजेंसी। ऐसे कुछ इमरजेंसी रहेगा तो आपको कभी कभी, जैसे कि अभी मैं अपन
डिलीवरी नहीं करते हैं, इनके आप समझो आप जा रहे हो ट्रेन के अंदर और कोई डिलीवरी का या है, वहाँ पे आपको कम से कम डिलीवरी के नॉलेज तो भी होना चाहिए। तो ये चीज छोटी छोटी चीज रहते हैं, ये आपको प्रैक्टिस, ये हाने मैंने पूरा क्लियर करके दिखाया है हमें, हर एक चीज के आंसर हाने मैंने दिया आपकी किताब के अंदर। मैं तो थोड़े दो तीन ही पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे बहुत मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट टू, जब से होम्योपैथिक फील्ड में आया हूँ, सबसे ज्यादा पढ़ाई किया होगा वो है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर